नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं आरएएस मेंस के लिए जो 2023 का मेंस है उसके लिए प्रशासकीय नीति शास्त्र हमारा पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड में भी हमारे पास है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, उस यूनिट फर्स्ट में हम नीति शास्त्र के परिचय को समझेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि नीति शास्त्र क्या है। सेकंड कलर चेंज। नीति शास्त्र, ठीक है। नीति शास्त्र क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और परिभाषा के बाद उस के एक एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यह एक आदर्श मूलक, एक एक शब्द को हम आराम आराम से समझेंगे। आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें समाज के या समाज में रहने वाले, ठीक है, समाज के सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों, एक आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें समाज के सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन से तात्पर्य है कि उनका परीक्षण किया जाएगा और उन पर जो मापदंड बने हुए हैं उनसे उनकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, मतलब एक इसको अब हम एक एक शब्द को समझते हुए चलते हैं, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये क्या है, यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है। एक तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, नीति शास्त्र क्या है, आदर्श मूलक है। इसमें आदर्श की स्थापना होगी, आदर्श स्थापित होने हैं। ठीक है, आदर्श स्थापित होने हैं या आप कहिए मानक बनाए जाएंगे, जो भी बातें हैं मापदंड बनाए जाएंगे जिन पर परीक्षण होगा। ठीक है, फिर इसमें शब्द है समाज के सामान्य मनुष्य, समाज के। इसका मतलब क्या है कि ये जो नीति शास्त्र है, पॉइंट वाइज आप समझिएगा, समाज के लोगों पर कार्य करेगा। ये जैसे कि जंगल में नहीं, जंगल में कोई रह रहा है, एकांतवास कर रहा है तो वहाँ कार्य नहीं करेगा, या कोई अकेला है जो समाज में नहीं है तो वहाँ ये कार्य नहीं करेगा। तो यह केवल सामाजिक प्राणियों पर कार्य करेगा। कहाँ पर कार्य करेगा, जो सामाजिक हैं, जो समाज में रहते हैं, केवल और केवल उन्हीं पर ये जो नीति शास्त्र है यह अपना काम करेगा। मतलब केवल उन्हीं मनुष्यों के, कैसे मनुष्य होने चाहिए, सामाजिक मनुष्य। दूसरा पॉइंट ये है, सामाजिक होने चाहिए। ठीक है, ये उन पर कार्य नहीं करेगा जो समाज में नहीं रहते हैं। ठीक, फिर अगला पॉइंट है सामान्य मनुष्य। कैसे मनुष्य, सामान्य। सामान्य का मतलब क्या है कि वह पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामान्य होना चाहिए, वो बीमार नहीं होना चाहिए। सामान्य का मतलब है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो कैसा मनुष्य होना चाहिए, सामान्य, जो पागल नहीं हो, जिसकी मानसिक स्थिति सही हो, जो बीमार नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के निर्णय खुद ले सकता है, वही केवल इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द है यहाँ ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म ये एक मुख्य शब्द है, देखिएगा। ऐच्छिक कर्म से मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको गन पॉइंट पर रखकर, फॉर एग्जाम्पल है कि गन पॉइंट पर रख दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप, आपके परिवार को हम ख़त्म कर देंगे, आप यहाँ चोरी करिए। ऐसी स्थिति में ये आपका ऐच्छिक कर्म नहीं है, ये आपको ज़बरदस्ती कराया गया है। ठीक है, अनैच्छिक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चोरी करते हैं तो उसके लिए नीति शास्त्र में आपके कर्मों का अध्ययन नहीं किया जाएगा, उनका परीक्षण नहीं किया जाएगा और उन पर ये नहीं बताया जाएगा कि आपने सही किया था अथवा गलत किया था। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या क्या देखना है। एक आदर्श मूलक है, आदर्श मूलक है मतलब इसमें मानक स्थापित होंगे और उन मानकों के आधार पर किनका परीक्षण किया जाएगा, सामाजिक मनुष्य, जो समाज में रहते हैं। जैसे जिन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया है, मान लीजिए सन्यासी हो गए हैं, तो उनके जो व्यवहार हैं, जो आचरण हैं, उसका इसमें अध्ययन नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों और साथियों, और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है सामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य का मतलब है कि जो सामान्य हैं, जैसे कि जैसे बालक है, बच्चा है, कोई बच्चा, क्योंकि उसकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो स्वयं नहीं जानता है। कभी वो मिट्टी खा रहा है, कभी वो झूठ बोल देता है, क्योंकि उसको ये जानकारी ही नहीं है। वो जो कर्म कर रहा है उस कर्म के प्रति वह सचेत नहीं है। आपकी चेतना होनी चाहिए अपने कर्म के प्रति। तो जब आप जानते हैं कि मैं यह कर्म कर रहा हूँ, केवल उसी व्यक्ति के लिए यह जो नीति शास्त्र है वो कार्य करेगा। सामान्य मनुष्य का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए
जिसको ये ज्ञात हो कि वो कोई कर्म कर रहा है, जो जानता हो कि इस कर्म को करने में अच्छा है अथवा बुरा है, ठीक है। इसके साथ ही जो फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कीवर्ड है वह है ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म का मतलब है ऐसे कर्म जिनको व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। ऐच्छिक कर्म करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? ऐच्छिक करने के लिए व्यक्ति कैसा होना चाहिए? देखिए, कर्म दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका ऐच्छिक हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब है जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, ठीक है। ऐच्छिक कर्म के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो ये मनुष्य का नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य का नियंत्रण, ये हमारे नियंत्रण में होने चाहिए। अभी मैं जो पेन चला रही हूँ ये मेरे नियंत्रण में है, मैं चला भी सकती हूँ और नहीं भी चला सकती, ठीक है। एक तो होना चाहिए नियंत्रण हमारा खुद का। नंबर 2 होना चाहिए विकल्प, विकल्प की उपस्थिति। जैसे मान लीजिए ऐच्छिक कर्म में मेरा नियंत्रण है इस पेन पर, लेकिन ये भी तो संभव है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं हो दूसरे तरीके से पढ़ाने का, इसलिए मुझे पेन टैब से पढ़ाना पड़ रहा है। हो सकता है मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए मुझे पेन टैब से पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये जो पेन टैब से पढ़ाना, इस परिस्थिति में मेरा ऐच्छिक कर्म नहीं हो पाएगा। मेरे पास मान लीजिए पेन टैब भी है और मेरे पास स्मार्ट भी है, स्मार्ट बोर्ड भी है। ऐसी स्थिति में क्योंकि मेरे पास विकल्प उपलब्ध हैं और मैं इन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर रही हूँ, तो ये ऐच्छिक कर्म में आएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी है कि जो ऐच्छिक कर्म है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। मतलब मैं जो कार्य कर रही हूँ उसके उद्देश्य के मुझे पहले से ज्ञात है। जो अभी मैंने शब्द बोला था कि मैं इसके प्रति सचेत हूँ, मुझे पता है कि ये जो कर्म मैं कर रही हूँ उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या नहीं, ठीक है। देखिए, इसके एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए चोरी करना, ठीक है। चोरी करना एक आपने कर्म किया है। अब ये ऐच्छिक है अनैच्छिक है, ये कैसे मैटर करेगा? चोरी करना आपके नियंत्रण में है। चोरी करना एक अनैच्छिक हो सकता है कब? कब ये बलपूर्वक कराया जाए आपसे, ऐसी स्थिति में ये ऐच्छिक कर्म नहीं होगा। यहाँ ये एक ऐच्छिक कर्म हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप एक पेशेवर चोर हैं, आपका नियंत्रण है इस पर, आपके पास विकल्प भी उपस्थित है कि आप चाहें तो मेहनत करके भी कमा सकते हैं और आप चाहें तो चोरी करके कमा सकते हैं। तो आपने क्या चुना? चोरी करना चुना। और ये उद्देश्यपूर्ण भी है। इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कि इससे आप धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो तीनों चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। वहीं चोरी करना एक अनैच्छिक कर्म हो जाएगा कब? जब मुझसे यह उद्देश्यपूर्ण तो है लेकिन ये आपको फोर्सफुली करवाया जाए, आपको बंदूक की नोक पर कराया जाए, तो आपके पास विकल्प उपस्थित नहीं होंगे। जब विकल्प उपस्थित नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में यह एक अनैच्छिक कर्म हो जाएगा, ठीक है। अनैच्छिक कर्मों में क्या क्या लेंगे? अनैच्छिक कर्म में नियंत्रण नहीं होगा आपका, ठीक है। दूसरी बात, ये उद्देश्यपूर्ण नहीं होंगे। उद्देश्यपूर्ण होंगे, आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि आपको फोर्सफुली करवाया जाए मान लीजिए, तो वो आपके लिए उद्देश्य नहीं है ना, किसी दूसरे का उद्देश्य है। साथ ही विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, विकल्प नहीं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, चुनाव की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। जब ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में जो कर्म होंगे वो अनैच्छिक होंगे। और अनैच्छिक कर्मों में आप जनरली आपके जैसे दिल का धड़कना हो गया, या आप जनरली जो हमारी क्रियाएं होती हैं ये भी तो हम कर्म ही करते हैं। पलकों का झपकना हो गया या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे छींकना हो गया, तो ये भी क्रियाएं हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, ना ही ये उद्देश्यपूर्ण है और विकल्प भी नहीं है। हृदय की धड़कन अगर हृदय धड़कना बंद कर दे तो हमारे पास इस बात का कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है। तो चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, तो ये अनैच्छिक कर्म है। साथ ही मान लीजिए चोरी करना यहाँ ऐच्छिक कर्म था, ऐसे ही सत्य बोलना एक ऐच्छिक कर्म हो सकता है, ठीक है। सत्य बोलना एक ऐच्छिक कर्म है, आप चाहें तो बोलें, आप चाहें तो मत बोलें। या और भी हो सकते हैं। यहाँ इसी तरफ अनैच्छिक कर्म भी हो सकता है। ये कैसे? जैसे चोरी करना एक अनैच्छिक कर्म भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपको ये फोर्सफुली कराया जाए, आपकी इच्छा ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने नीति शास्त्र में देखा है कि नीति शास्त्र में मुख्य रूप से क्या है? एक तो ये मानकीय है, मतलब इसमें मानक बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक मनुष्य होना चाहिए, सामाजिक, व्यक्ति लिख लें, मनुष्य लिख लें। नंबर 3, वो सामान्य होना चाहिए। सामान्य मतलब पागल नहीं हो, मानसिक रूप से सही हो, स्वयं निर्णय ले सकता हो। और नंबर 4, वो ऐच्छिक कर्म हो, ठीक है, ऐच्छिक कर्म। तो नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें समाज में रहने वाले क्या कहलाएंगे? सामाजिक व्यक्ति, सामान्य लोगों के ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन से भी मतलब क्या है? अध्ययन से मतलब है कि जो मानक बने हैं, मानकों के आधार पर परीक्षण, और परीक्षण के बाद सही गलत का निर्णय, और इसके बाद सही बताना कि ये जो इसने किया था कर्म यह सही है अथवा गलत, ठीक है साथियों।
मानकों के आधार पर परीक्षण करना है और परीक्षण के बाद हमको यह बताना है कि यह जो कर्म व्यक्ति ने किया था ये सही था अथवा गलत था। तो हमें ये 4 बातें याद रखनी है कि केवल यही स्थितियां होने पर ही नीति शास्त्र काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नीति शास्त्र के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। आवश्यक तत्व, पेन चेंज कर लें। नीति शास्त्र के आवश्यक तत्व, देखिए आवश्यक तत्व क्या है। अभी हमने परिभाषा पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है जिसमें समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्ति के ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिएगा व्यक्ति जिसके कर्मों का अध्ययन किया जाएगा। व्यक्ति चाहिए कि नहीं, व्यक्ति चाहिए। नीति शास्त्र का मुख्य तत्व क्या है, व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है, व्यक्ति है आपका कर्म करने वाला। कौन है ये, कर्म करने वाला है। यही क्या है, यही केंद्र है। नैतिकता इसी पर तो आधारित होती है, नैतिकता का केंद्र। सभी निर्णय इसी के लिए हैं, नैतिकता का केंद्र बिंदु है ये। साथ ही ये सिद्धांतों का ज्ञान भी इसी को है। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं वह कौन करेगा, वह व्यक्ति करेगा, सिद्धांतों का ज्ञाता यही व्यक्ति है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो आवश्यक तत्व आपके लिए चाहिए वो क्या था, कर्म थे। ठीक है, लेकिन कर्म में भी क्या थे, ऐच्छिक कर्म थे। और ऐच्छिक कर्म कब होंगे, जब आपको पता हो कि जो कर्म है उसके प्रति आप सचेत हों। सचेत कब होंगे, जब आप सामान्य मनुष्य हैं। सामान्य मनुष्य में क्या होना चाहिए, सामान्य मनुष्य में होना चाहिए विवेक। विवेक क्या होता है, विवेक होता है उचित अनुचित में विभेद करने की क्षमता, सही गलत में विभेद करने की क्षमता। ठीक है, उचित अनुचित में विभेद करने की क्षमता, ये होता है विवेक। विवेक क्या है, विवेक है सही गलत में अंतर आप कर सकते हैं कि नहीं, उचित अनुचित में अंतर आप कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा था मानकीय विज्ञान है जिसमें समाज में रहने वाले व्यक्ति मुख्य है, वही केंद्र है। वो जो व्यक्ति कर्म करता है उसके प्रति उसको होना चाहिए सजग। सजग होने के लिए क्या चाहिए, उसके पास विवेक होना चाहिए। उसके बाद क्या करता है, वो ऐच्छिक कर्म करता है और ऐच्छिक कर्मों के लिए उसके पास होती है विकल्प की उपस्थिति, या हम कह सकते हैं संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता, ये संकल्प की स्वतंत्रता क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता है कि व्यक्ति जो कर्म करे उसके लिए उसके पास विकल्प उपलब्ध हों। वह कोई भी कर्म दबाव में नहीं करे, केवल और केवल स्वतंत्र होकर करे। यह है संकल्प की स्वतंत्रता। क्या है, विकल्प की उपस्थिति, नंबर 1। ठीक है, उसके पास विकल्प उपस्थित हों। नंबर 2, संकल्प की स्वतंत्रता है बिना किसी भय प्रलोभन दबाव के कर्म करने की स्वतंत्रता। बिना किसी भय दबाव प्रलोभन के, यहाँ से ऊपर यहाँ देखिएगा, के कर्म करने की स्वतंत्रता। कर्म करने की स्वतंत्रता, ये है आपकी संकल्प की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता। एक है आपका विवेक और एक है वह व्यक्ति जिस पर संपूर्ण नीति शास्त्र टिका हुआ है, जो धुरी है। नीति शास्त्र के लिए आवश्यक तत्व क्या है, नीति शास्त्र की दशाएं भी कह सकते हैं इनको, कि नीति शास्त्र में 3 बातें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। व्यक्ति होना चाहिए, उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कर्म करने का, और नंबर 3, कर्म करने के लिए उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं इसको करूं अथवा नहीं करूं। ये 3 मुख्य रूप से नीति शास्त्र के आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, अब संकल्प की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं। देखिए, संकल्प की स्वतंत्रता अगर आप चाहें तो क्या है, संकल्प इसमें बिना किसी भय दबाव प्रलोभन के कर्म करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब संकल्प की स्वतंत्रता के भी तत्व होते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेते हैं। संकल्प की स्वतंत्रता के तत्व क्या क्या होंगे, इसको आप समझना। संकल्प की स्वतंत्रता आप कैसे समझ रहे हैं, देखो हमने अभी देखा संकल्प की स्वतंत्रता क्या है, बिना किसी भय दबाव प्रलोभन के आपको क्या करना है, स्वतंत्र होकर कर्म करना है। ठीक है, स्वतंत्र कर्म करना है। कर्म करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य चाहिए कि नहीं, क्षमता होनी चाहिए कि नहीं। तो संकल्प की स्वतंत्रता का मुख्य तत्व क्या है, मुख्य तत्व है सामर्थ्य। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मन है, सामर्थ्य भी कैसा होता है, मानसिक भी होता है और शारीरिक भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति 100 किलो उठाना चाहता है वजन, ठीक है, और वो खुद इतना दुबला पतला है, जैसे उसमें खुद में ही 40 केजी है वेट, और वो उठाना चाहता है 100 केजी। तो उसका सामर्थ्य, संकल्प तो उसने लिया है,
और वो स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, आप उठा सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है, ना आपके पास कोई भय है, ना दबाव है, ना प्रलोभन है, कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र हैं और आपको इसका उद्देश्य भी पता है कि आप उठाना चाह रहे हैं, क्यों? अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या वह व्यक्ति शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान है? क्या वह उसको उठा सकता है? नहीं। तो संकल्प की स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति क्या होना चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए व्यक्ति को, नंबर एक। नंबर दो, जब उसमें सामर्थ्य है, मान लीजिए उसमें मानसिक शारीरिक सामर्थ्य है, ठीक है, उसके बाद उसको होना चाहिए विवेक, या होना चाहिए उद्देश्यपूर्ण, या उसको होना चाहिए जो कर्म कर रहा है उसका ज्ञान। क्या होना चाहिए? ज्ञान, ठीक है। कर्म का क्या होना चाहिए? ज्ञान, ठीक। अब उसने उसमें सामर्थ्य है, उसको ज्ञान भी हो गया है कि मैं ये कर्म करूँगा उससे ये बात बनेगी। इसके बाद उपस्थिति है विकल्पों की उपस्थिति, विकल्पों की उपस्थिति, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि संकल्प की स्वतंत्रता क्या है। देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कि एक उसको पता चलता है कि एक ट्रक में गोवंश भरा हुआ है, ठीक है। एक ट्रक है इस तरीके से, जैसा भी है, नहीं बनाना आता, इसमें गोवंश भरा हुआ है। ये जो गोवंश भरा हुआ है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो उसको पता चल गया है कि ये गोवंश को लेके जाते हैं, ठीक है। अब इसके पास विकल्प हैं, उसके पास शारीरिक क्षमता है। वो क्षमता क्या है कि वह व्यक्ति एक सूचना दे सकता है दूसरे लोगों को कि इसमें गोवंश भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा यह है कि वह व्यक्ति स्वयं इनको रोक सकता है और गोवंश को मुक्त करा सकता है, ठीक है। दो परिस्थितियाँ हैं। इस स्थिति में इसको ज्ञान है। ज्ञान क्या है कि अगर मैं इस गोवंश को रोकूंगा, मतलब मुक्त कराऊंगा, तो इससे ये जो हैं, जो गायें इसमें हैं, ये स्वतंत्र हो जाएंगी। इन पर जो आपका जो कत्ल का जो होने वाला है इन फ्यूचर में, वो नहीं होगा, ठीक है। इसके पास इसको ज्ञान है कि मैं इसको मुक्त कराऊंगा तो इनको ये बेनिफिट हो सकता है। उसके पास विकल्प भी हैं, वो चाहे तो इनको रोक भी सकता है, वो चाहे तो इनको नहीं भी रोके, जाने दे। दो परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। उसके पास शारीरिक सामर्थ्य भी है। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया इस गोवंश को रोकने का, या इसकी सूचना दूसरों को देने का, या इसमें से कुछ भी नहीं करने का, तीन ऑप्शन हो गए। कुछ भी नहीं करे, दूसरा है स्वयं रोके, तीसरा है अन्य को सूचना दे। इसके पास विकल्प उपलब्ध हैं तीन। इसको ज्ञान है कि गोवंश को मुक्त कराऊंगा तो क्या होने वाला है, और इसके पास सामर्थ्य भी है, मानसिक रूप से भी वो सुदृढ़ है और शारीरिक रूप से भी वह इस बात में सक्षम है। तो इस स्थिति में इस व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किया जाएगा वह संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जब यह संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगा, तो क्योंकि संकल्प की स्वतंत्रता कहाँ आती है? यह आती है ऐच्छिक कर्मों में। तो ये जो इसका कर्म होगा वो कैसा होगा? ऐच्छिक कर्म हो जाएगा, अपनी इच्छा से इसने किया है। जब यह ऐच्छिक कर्म हो जाएगा तो ऐच्छिक कर्म को नीति शास्त्र के अनुसार परीक्षण किया जा सकता है, ऐच्छिक कर्मों का परीक्षण होता है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किया गया उसका परीक्षण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए उसने कुछ भी नहीं किया, तो इसका भी परीक्षण किया जा सकता है कि उसने ये काम जो किया वो गलत किया या सही किया। अगर वो स्वयं रुकता है तो इसका भी परीक्षण किया जा सकता है, और अगर वो अन्यों को सूचना देता है तो इसका भी परीक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि संकल्प की जो स्वतंत्रता है वो जुड़ी हुई है ऐच्छिक कर्म से, और ऐच्छिक कर्म जुड़े हुए हैं नीति शास्त्र के परीक्षण में, व्यक्तित्व जो व्यक्ति कार्य करता है उसके परीक्षण से, ठीक है। अब हम नीति शास्त्र के प्रकार देख लेते हैं। नीति शास्त्र के प्रकार। नीति शास्त्र के प्रकार हैं मुख्य रूप से तीन। नंबर एक है आदर्श मूलक। आदर्श मूलक, आदर्श मूलक को कहते हैं नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। दूसरा है आपका अभिनीति शास्त्र, इसको कहते हैं मेटा एथिक्स। और तीसरा है आपका व्यावहारिक नीति शास्त्र, और इसको कहते हैं अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स। अब इसको समझ लेते हैं एक एक शब्द को। देखिए, आदर्श मूलक का मतलब क्या है? यह नीति शास्त्र का ऐसा प्रकार है जिसमें नैतिक आदर्श एवं मापदंड की स्थापना होगी। इसमें क्या होगा? आदर्श बनाए जाएंगे, ठीक है। नैतिक आदर्श बनाने हैं, मापदंड बनाने हैं, एक मुख्य कार्य यह है। अब ये जो आदर्श मूलक हैं इनके भी प्रकार हैं। देखिए, आदर्श मूलक में आपको क्या समझ में आया? आदर्श मूलक में आदर्श बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, मापदंड बनाए जाएंगे, और इन मापदंडों के आधार पर व्यक्ति के कर्मों का परीक्षण होगा। व्यक्ति के कर्मों का परीक्षण, ठीक है, कर्मों का परीक्षण किया जाएगा। ये है मुख्य रूप से।
नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या है, आदर्श बनाए जाएंगे, फिर उन आदर्शों के आधार पर व्यक्ति के जो कर्म कर रहे हैं उन पर उसके व्यवहार का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है। अधिनीति शास्त्र में क्या होगा, ये जो नियम बनाए गए हैं इन नियमों के विश्लेषण किया जाएगा, स्पष्ट व्याख्या होगी। जैसे किसी ने नियम बना दिया, मान लीजिए आपका, जैसे कांट ने कह दिया है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ठीक है। तो अब ये जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य है, इस कर्तव्य शब्द की जो व्याख्या है कि कर्तव्य क्या है, उसका क्या विश्लेषण होगा, उसको स्पष्ट व्याख्या होगी अधिनीति शास्त्र में। ठीक है। तो मेटा एथिक्स में क्या होता है, मेटा एथिक्स में होता है नैतिक शब्दों का विश्लेषण, नैतिक शब्दों का विश्लेषण। साथ ही क्या होगा, नियमों की व्याख्या। नंबर 2 क्या होगा, नियमों की व्याख्या, ये काम होगा। ठीक है। पहले में क्या है, आदर्श बनाए जाएंगे और उन आदर्शों के आधार पर व्यक्ति के कार्यों का परीक्षण किया जाएगा। आदर्श कैसे बनाए जाएंगे, जैसे कि कुछ हम जब आगे पढ़ेंगे नीति शास्त्र में, तो नीति शास्त्र में हम पढ़ेंगे परिणाम उन्मुखी वाले जो हैं, जैसे स्वार्थवादी, सुखवादी, उपयोगितावादी, इनको हम पढ़ेंगे। या हम जैसे परिणाम निरपेक्ष को पढ़ेंगे, जैसे कांट पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे। तो इन्होंने कुछ आदर्श बनाए हैं, जैसे गीता में आदर्श है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। या कांट आपके कहते हैं कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य की अवधारणा कांट ने दी है। तो ये आदर्श बन गए हैं। अब इन आदर्शों के आधार पर व्यक्ति जो व्यवहार करेगा, उस व्यवहार का व्यक्ति का मूल्यांकन होगा। अब जैसे कांट ने कह दिया कर्तव्य के लिए कर्तव्य, या जैसे कि माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटी, ये एक शब्द है। तो इस शब्द की व्याख्या कैसे हो, इनको किस प्रकार विश्लेषित किया जाएगा, वो होगा मेटा एथिक्स में। ठीक है। अब आता है व्यवहार पर एक नीति शास्त्र, इसको कहते हैं अप्लाइड एथिक्स। ये क्या है, यह है वर्तमान समस्याओं से संबंधित, वर्तमान समस्याओं, मतलब समस्याओं से संबंधित, उनके निराकरण से संबंधित, समस्याओं एवं उनके समाधान से संबंधित नीति शास्त्र। ठीक है। ये 3 प्रकार के हमने नीति शास्त्र देख लिए। व्यवहारिक नीति शास्त्र के अनेक उदाहरण भी हैं, ये हम थोड़ा आगे और देख लेते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र को। व्यावहारिक नीति शास्त्र, ये जो व्यावहारिक नीति शास्त्र है इसके कई उदाहरण हैं। उदाहरण मतलब इसकी कई शाखाएं हैं। उदाहरण शाखाएं मानिए आप, शाखाएं कैसे हैं, जैसे कि आजकल इंटरनेट है तो साइबर एथिक्स हो गया, जैसे मेडिकल में किस प्रकार से चल रहा है तो मेडिकल एथिक्स हो गया, या जैसे कि पर्यावरण के लिए आपका करना है तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र कह लीजिए, या आप कह एनवायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरणीय। इनका मतलब क्या है, ये आप ये भी समझिएगा। जैसे मेडिकल एथिक्स का मतलब क्या है, मेडिकल एथिक्स शब्द क्यों उपयोग में आया है कि मेडिकल में भी लोगों के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार किए गए हैं, जा रहे हैं जो अनएथिकल हैं, मतलब जो नहीं होने चाहिए। जैसे किडनी बेच दी किसी की निकाल के, या नकली दवाइयाँ बना दी हैं, तो इसलिए मेडिकल एथिक्स शब्द आया है कि मेडिकल में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नियम होने चाहिए एक डॉक्टर के लिए, जिस प्रकार के सामाजिक नियम, नीति शास्त्र आप याद रखिएगा, नीति शास्त्र जो है वो अंतर्मन से चलता है, अंतरात्मा से, अंतरा आत्मा, ये सरकार के नियमों से नहीं चलता। ठीक है। तो मेडिकल एथिक्स में ये नहीं कि सरकार ने क्या नियम बनाए, इनसे मतलब नहीं है। मेडिकल एथिक्स में आएगा कि सरकार, डॉक्टर जो है, डॉक्टर के क्या कर्म हैं और उन कार्यों के लिए वह कितना समर्पित है, ये एक मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई मरीज है, वो मरीज भले ही डकैत है, गुंडा है या चोर है, किसी भी प्रकार का है, लेकिन उसको सडनली कार्डियक अरेस्ट आया है, तो जो डॉक्टर की मेडिकल एथिक्स ये कहती है कि वो व्यक्ति जो है वो उसके लिए एक पेशेंट है। ठीक है। पेशेंट है तो उसको बचाना एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है, ये मेडिकल एथिक्स कहती है। सामान्य क्या है, सामान्य यह है कि अगर वह डॉक्टर के घर में चोरी करने आया है तो डॉक्टर क्यों बचाए उसको, लेकिन मेडिकल एथिक्स कहती है कि नहीं, डॉक्टर को वह बचाना चाहिए। ये अंतरात्मा से चलती है नीति शास्त्र, बाहरी नियम कायदों से नहीं चलता। पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या कहता है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है कि जैसे कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, विकास इस प्रकार से किया जाए कि अगली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध रहें, इस प्रकार पर्यावरणीय नीति शास्त्र है। ये सतत विकास होना चाहिए, सतत विकास हो, जैव विविधता बनी रहे, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, ये आपका पर्यावरणीय नीति शास्त्र में आएगा। प्रशासकीय नीति शास्त्र तो हमें पढ़ना ही है, तो वो तो हम अच्छे से पढ़ेंगे ही। प्रशासकीय नीति शास्त्र है। व्यावसायिक नीति शास्त्र है, व्यावसायिक, व्यावसायिक नीति शास्त्र से मतलब क्या है कि व्यवसाय में कुछ फेयर नियम होने चाहिए,
फेयर नेम का मतलब है कि जैसे दो कंपनी हैं तो दोनों को ही अपने कार्य को आगे बढ़ाने के बराबर अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जो ब्रांड है वो पूरे बाजार पर अनएथिकली कब्जा जमा ले और दूसरा ना कर पाए, ऐसा संभव ना हो। व्यावसायिक नीति शास्त्र है, ये हम जियो के उदाहरण से देख सकते हैं कि जियो ने एक टाइम पे ऐसा किया था कि सस्ती दरों में सिम देके उसने अधिकांश मार्केट पे कब्जा कर लिया था। इस तरीके से उसकी नीति थी। हालांकि वो सरकारी नियमों के अंतर्गत तो थी, लेकिन एक व्यावसायिक नीति शास्त्र जो होना चाहिए उसमें ये रहता है कि दोनों ही व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा करने के बराबर अवसर मिलने चाहिए। तो ये व्यावसायिक नीति शास्त्र है। फिर व्यक्तिगत नीति शास्त्र भी होता है, पर्सनल। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति के खुद के जो कर्म हैं वो अपने लिए क्या होने चाहिए, वो किस प्रकार से व्यवहार करे, ये व्यक्तिगत नीति शास्त्र है। अब कुछ प्रश्न इससे हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या नीति शास्त्र व्यवहारिक है। मान आपसे प्रश्न पूछा है, क्या नीति शास्त्र व्यवहारिक है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यह व्यवहार का ही तो अध्ययन किया जा रहा है। नीति शास्त्र हालांकि एक मानकीय विज्ञान है, ठीक है, मानकीय विज्ञान है, लेकिन करता क्या है? करता क्या है? करता है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। ये व्यवहार का अध्ययन ही तो किया जा रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है तो ये कैसा है? यह नीति शास्त्र एक व्यवहारिक है। अब यह प्रश्न अगर 2 नंबर में ज़्यादा का आता है तो उसके लिए आपको 4-5 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। यह व्यवहारिक किस प्रकार से है? यह व्यवहारिक है कि समाज के व्यवहार को नैतिक आदर्श के अनुकूल बनाता है। समाज के व्यवहार को नैतिक आदर्श के अनुकूल बनाता है, क्योंकि ये व्यवहार के ही तो परीक्षण करता है, आदर्श के अनुकूल बनाता है, ठीक है। इसके साथ ही यह जो है वो व्यक्ति के जीवन और समाज में संतुलन स्थापित करता है। जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है। इसके साथ ये क्या करता है? ये करता है व्यक्ति को जीवन में मार्गदर्शन देता है, व्यक्ति को सही गलत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ के मध्य भेद करना सिखाता है, तर्क करने की क्षमता देता है। इस प्रकार कई लाइनें आप लिख सकते हैं कि यह एक व्यावहारिक विज्ञान है, ठीक है। साथ ही प्रश्न ये भी हो सकता है, क्या यह एक नियामकीय विज्ञान है? मतलब क्या यह एक नियमों पर आधारित विज्ञान है? तो हम जानते हैं बिल्कुल नियामकीय। कैसे है? ये तो स्पष्ट है ही। इसमें क्या है कि तथ्यों नियमों के आधार पर एक आदर्शमूलक नीति शास्त्र, आप जानती हैं कि यह नीति शास्त्र क्या है? आदर्शमूलक विज्ञान है। आदर्शमूलक विज्ञान है तो इसमें क्या होता है? तथ्यों एवं नियमों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। देखिए क्यों है ये नियामकीय? इसमें तथ्य होते हैं, तथ्य एवं नियम के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है। ये दोनों प्रश्न इसलिए हैं कि अगर कोई कहे कि क्या यह नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है तो आप कहेंगे ये इसलिए है। फिर प्रश्न आ गया कि नहीं नहीं, क्या नीति शास्त्र एक नियामकीय है? तो आप कहेंगे नियामकीय भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें तथ्य एवं नियम के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 क्या है कि इसमें आदर्शमूलक नीति शास्त्र हमने देखा था, इसमें नियम बनाए भी जाते हैं, ठीक है। पूर्व निर्धारित नियम होते हैं, पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये भी बात सही है। इसके अलावा इसमें आदर्शमूलक में हमने देखा था कि नियमों की स्थापना की जाती है। नियम एवं आदर्शों की स्थापना होती है, नियम की है ना, समाज का नियमन करता है। साथ में यह चाहिए पर आधारित है। किस पर आधारित है? चाहिए पर आधारित है, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को सदैव ही अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। इस तरीके से यह क्या है? एक नियामकीय विज्ञान भी है, ठीक है। अब प्रश्न कुछ ऐसे भी हैं, क्या ये जो नीति शास्त्र है, क्या नीति शास्त्र पागल पर, पशु पर या बालक वगैरह पर भी कार्य करिएगा? तो हमने पहले ही देख लिया था, सामान्य मनुष्य होना चाहिए।
सामान्य सामाजिक और होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक प्राणी तो बालक, पशु, पागल, ये सामान्य सामाजिक होने से रहे, तो इसलिए इन पर ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो प्रश्न अगर होते हैं तो हम और देख लेते हैं। नीति शास्त्र की विधियाँ, ठीक है। नीति शास्त्र की 2 विधियाँ हैं। नीति शास्त्र में अध्ययन करने की विधियाँ बात कर रहे हैं हम कि नीति शास्त्र में किसी बात का अध्ययन किया जाए तो कितनी विधियाँ हैं, तो 2 विधियाँ हैं। एक निगमन विधि और एक होती है आगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि में क्या होता है कि सामान्य होता है, उससे विशेष की तरफ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक नियम बना दिया, ठीक है, और फिर उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। निगमन विधि, हालांकि ये ज़्यादा संबंधित है नहीं, पर निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं। सामान्य से विशेष, जैसे कि क्या कहते हैं हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ तो मैं क्या आगे क्या आ जाएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो सुमन भी एक सामाजिक प्राणी है। तो ये क्या हो गया, सामान्य। सबसे पहले हमने नियम बना दिया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, फिर विशेष की तरफ चले गए क्योंकि सुमन भी एक मनुष्य है तो वह भी एक सामाजिक प्राणी होगी। आगमन विधि क्या कहती है, आगमन कहती है पहले विशेष से विशेष लो, फिर उसको सामान्य बनाओ, विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, या 2-4 और आप नाम ले दें, ये सब मरणशील हैं, तो हमने नियम बना दिया कि मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा इतना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमने अभिनीति शास्त्र देख लिया था, मेटा एथिक्स में क्या किया जाता है वो हम देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।